राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे पहले भी वीडियो को लेके ऑनलाइन, बहुत दिनों बाद आज आपके सामने आया हूँ। हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो हमारे को देख के बहुत खुश होंगे कि सर हमारे सामने आ गए बहुत दिनों बाद। कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे हमारे कि सर ऑनलाइन क्लास लगाओ, हमारे घर पे मन नहीं लग रहा। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि सर आप वहाँ पर आएंगे, मस्ती होगी। वो सभी को देखते हुए क्या है, हमारे लक्ष्य क्लासेज में यूट्यूब चैनल है, ये हमारे पहले भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। आप जब विजिट करोगे इस चैनल को तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसके अलावा आज हम क्या करने वाले कि ऑफलाइन जो हमारे बच्चे थे उन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमारे घर पे क्या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और आपको भी पता है कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अवकाश घोषित कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म में आपको घर बैठे शिक्षा दी जा रही है, तो उसका आप भरपूर उपयोग करें। और जो बच्चे ऑफलाइन के हैं वो एक बार कमेंट कर दे मेरे एक सुंदर सा कि सर वास्तव में आप गजब लग रहे हो। क्यों बेटा, बिल्कुल देख लो आप, बारिश के मौसम में देखो बाहर कितनी बारिश हो रही थी, फिर भी मैं क्या किया, बाइक को चला के यहाँ पहुंचा आपके सामने और आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मेरा प्रोत्साहन करना है, मेरे को मनोबल बढ़ाना है। और मनोबल कैसे बढ़ाओगे आप मेरे एक अच्छा सा कमेंट करोगे कि सर वास्तव में आप जो मेहनत कर रहे हो, जो लक्ष्य क्लासेज हमारे लिए मेहनत कर रहा है, वो एक भरपूर हमारे आगे सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ है कि हम लक्ष्य क्लासेज में पढ़ रहे हैं और हमारे घर बैठे शिक्षा जा रही है। तो आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम मिलेंगे अब डेली आपसे, हम आपसे अब डेली मिलने वाले हैं। आपको किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट में डाउट हो, सर किसकी क्लास लगानी है, आप हमारे को बता सकते हो, क्योंकि लक्ष्य क्लासेस अब आपके लिए डिजिटल मैदान में उतर चुका है। आप मान के चलो कि एकमात्र संस्थान है जो आपको भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। और इस सीजन के अंदर भाई साहब, इस सीजन के अंदर आप नहीं मानोगे कि कहीं कोई कुछ कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ जा रहा है घूमने को, और लक्ष्य क्लासेस के आप देखो अध्यापकों को जो बिल्कुल आपके लिए कर्मठ है और बिल्कुल सेवा भाव से आपके सामने खड़े हुए हैं। देखो ये कोई आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। आप हमारा सिर्फ प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो, और वो बढ़ाने का सामने आपके सिर्फ एक तरीका है, आप एक हमारा अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि हमारा और मनोबल बढ़ जाए। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं। देखो पहले हम 11वीं क्लास में चर्चा करेंगे। देखो क्लास कोई से भी हो, आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आगे जब आप पढ़ोगे, आपको पता है कि आप 12th बाद में जेट की तैयारी करोगे, तो जेट में क्या करोगे, आपके पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो आप किसी प्रकार का निश्चिंत हो कि क्या करें, आप प्रत्येक टॉपिक को क्लास लें। एग्रीकल्चर की आपको कोई 11th कोई 12th नहीं है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास में फोकस करना है, और वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो आप सभी निस्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर धड़ाधड़ क्लासें होने वाली हैं। आपका एक सुंदर सा कमेंट मेरे को प्रोत्साहन करेगा। तो चलो और बातें आप करते रहेंगे, आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हम आज लेके आए टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है बेटा बीज। क्या नाम है? बीज। अर्थात मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th 12th और इसके अलावा जेट में भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। तो देखो बीज क्या होता है सर, बीज क्या होता है, तो आपको बताना है कि बीज की परिभाषा की बात की जाए तो इसकी दो प्रकार से परिभाषा निकल के आती है। एक तो आती है अपने सस्य विज्ञान के अनुसार, एक तो परिभाषा निकल के आती है बेटा सस्य विज्ञान के अनुसार। और जो सस्य विज्ञान के अनुसार जो बीज की परिभाषा होती है वो होती है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, चाहे आप सर लिख दो आप हमारे सामने, तो लिखो लिखो पौधे के कोई सा भी भाग जो अपने समान, कोई सा भी भाग। अब भाग में आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूं कि भाग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पौधे का कोई सा भी भाग आ सकता है, जिसमें आ सकती है जड़ आ सकता है, उसमें आ सकती है तना आ सकता है, उसमें आ सकती है पत्ती। अर्थात पौधे का कोई सा भी भाग जिसमें क्या कहेंगे बेटा, जड़ तना पत्ती, उसके क्या करना, जिसके द्वारा एक नया पौधा, जिसके द्वारा एक नया पौधा तैयार करना, वह क्या कहलाता है बेटा, वह बीज कहलाता है। सर आपने परिभाषा बताई, आपने एक परिभाषा बता दी कि बीज की परिभाषा क्या होती है, तो आपको पता लग गया होगा कि किसके अनुसार बेटा, किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, सस्य विज्ञान के अनुसार। और सस्य विज्ञान के अनुसार आपको परिभाषा पता लग गई होगी। सर आगे बताओ। और तो देखो दूसरा,
आपको जो दूसरी परिभाषा अलग पता लगेगी वो लगेगी आपको वैज्ञानिकों के अनुसार। और जो वैज्ञानिकों है उन्होंने परिभाषा अलग दी। अर्थात आपको मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर बताया था कि जो परिपक्व बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड, वह परिपक्व बीजांड तो कहलाता है आपका बीज। क्या कहलाता है बेटा? बीज। और जो आपका परिपक्व अंडाशय होता है, यानी कि परिपक्व जो अंडाशय होता है उसे क्या कहा जाता है? फल। तो आपके जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग निकाली, और जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषा निकल के आई वो आपको मैं बताता हूं। वैज्ञानिकों के अनुसार, और जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो बीज की परिभाषा होती है बेटा वो होती है परिपक्व बीजांड वह जिसमें सूक्ष्म गुणकोश का आवरण, सूक्ष्म गुणकोश का आवरण उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, वह बीज कहलाता है। अब आपको पता लग गया कि अगर बात की जाए जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है बीज। तो बीज की दो परिभाषाएं होती है, एक तो होती है सस्य विज्ञान के अनुसार और एक होती है वैज्ञानिकों के अनुसार। अगर बीज की और बात की जाए तो बीज के मैं आपके सामने एक और अच्छा सा पॉइंट लिख रहा हूं कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें एक होता है बेटा उत्तम बीज। कौन से बीज? उत्तम। तो आपको बात ध्यान रखना है उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज के गुण। और उत्तम बीज के गुण में ध्यान रखना है आपको। उत्तम बीज के गुण में क्या ध्यान रखोगे? अर्थात आपसे पूछे कि सर उत्तम बीज क्या होता है, तो उत्तम बीज की परिभाषा बताना चाहो आप तो उत्तम बीज की परिभाषा बता सकते हो। तो उत्तम बीज की परिभाषा ये होती है कि वह बीज जो सामान्य बीज की तुलना में, किसके बीज की तुलना में बेटा? सामान्य बीज की तुलना में, सामान्य बीज की तुलना में कितना प्रतिशत बेटा? 10 से 15% जो अधिक उत्पादन दे, सामान्य बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन दे। तथा आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना, तथा वो क्या होना चाहिए बेटा? जो वहां की जलवायु है। अरे जो वहां की जलवायु का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फल को लगाओगे, उस फल को लगाने से पहले आपको उसकी क्लाइमेट पता होनी चाहिए कि किस जलवायु के अंदर वो सुटेबल रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप सेब लाके राजस्थान में नहीं लगा सकते और आप बेर ले जाके जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहां की जलवायु अलग है और अपने राजस्थान की जलवायु अलग है। तो आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है 10 से 15 से क्या होना चाहिए? अधिक उपज। और इसके अलावा ध्यान रखना कि जलवायु वो मृदा के अनुसार। और जो आप उत्तम बीज का जो चयन करोगे बेटा, उत्तम बीज के गुण में आप ध्यान रखना कि वो कितना होना चाहिए? सामान्य बीज की तुलना में कितना अधिक उत्पादन देना चाहिए? 10 से 15% अधिक। और जलवायु मृदा के क्या होना चाहिए? अनुसार होना चाहिए फल। अगर बात की जाए आपसे तो उत्तम बीज के जो गुण होते हैं उन गुणों के अंदर जो फर्स्ट गुण आता है वो आती है बेटा आनुवांशिक शुद्धता। कौन सा आता है? आनुवांशिक शुद्धता। अर्थात मैं आपके सामने पहले पूरे गुण लिखता हूं, उसके बाद में एक एक गुण पे चर्चा करेंगे। तो आपके सामने लिख रहा हूं पहले आनुवांशिक शुद्धता, नेक्स्ट है भौतिक शुद्धता। और आप सभी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान रखनी है कि सभी विद्यार्थियों को क्या करना है? अपने जो मोबाइल है, मोबाइल को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा दो, यानी कि बिल्कुल साइलेंट कर दो। किसी प्रकार का आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो कृपया उसको 10-15 मिनट के लिए अवॉइड करो, क्योंकि आपकी ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपको भी पता है कि ये टॉपिक ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो हम इसका क्या करवा रहे हैं कि कुछ नए बच्चे आए, वो नए बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो पुराने बच्चों का रिवाइज हो रहा है, यानी कि आपको घर बैठे शिक्षा दी जा रही है, उसका आप भरपूर उपयोग करें। आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है और आपको सब चीजों का उपयोग करना है। आगे आती है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता के अलावा ध्यान रखना आपको तीसरा जो टॉपिक आता है वो आती है नमी की मात्रा, नमी की मात्रा। और अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है अपना उच्च अंकुरण क्षमता। बीजों की क्या होनी चाहिए बेटा? उच्च अंकुरण क्षमता। आगे बात ध्यान रखो, अगला जो पॉइंट आएगा वो क्या होना चाहिए? बीज क्या होनी चाहिए? रोग मुक्त हो। रोग मुक्त का मतलब क्या? किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, बीज रोग मुक्त हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि इसके अलावा क्या होनी चाहिए? बीज की जीवन क्षमता। और जो बीज की जीवन क्षमता है वो भी क्या होनी चाहिए? हमेशा उच्च होनी चाहिए। बीज की जीवन क्षमता।
और बीज की जीवन क्षमता के बाद में आपको ध्यान रखना बीज क्या होना चाहिए, परिपक्वता, बीज की परिपक्वता। उसके अलावा ध्यान रखना वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान। अगर बात की जाए आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ध्यान रखना जो अपना टॉपिक आता है वो ध्यान रखना वो आता बेटा बीज ओज, बीज ओज। और बीज ओज को बोलते हैं सीड वेग्योर। बीज ओज के अलावा ध्यान रखना अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है बीज परिपक्वता। अब देखो अर्थात आपको पता लग गया कि हम जो बीज प्रयोग अर्थात हम जो बीज पढ़ रहे थे उस बीज को आपको पता लग गया। अब इसके एक एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि उत्तम बीज किसे कहा जाता है, तो उत्तम बीज की परिभाषा आप आसानी से बता दोगे कि उत्तम बीज क्या होता है, जो सामान्य के बीज की 10 से 15% अधिक उत्पादन देता है। इसको एक बार आप रीड करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों, पानी पी लेता हूँ। अरे आपके लिए लगते क्लासेस तैयार है, अरे आप नो टेंशन रहो, मस्त रहो, बस आप क्या करते रहो, अच्छी वीडियो को देखते रहो और आप अच्छा सा कमेंट करते रहो। आप बस मनोबल बढ़ाया करो। आप भी कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई बड़ा भाई छोटा भाई जो हमारे किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और आप उनसे भी हमारे बारे में बता सकते हो। तो सर हाँ हमारे को यहां तक पता लगा, सर आगे बढ़ा दो आप। तो आगे मैं बढ़ा रहा हूं, आगे आगे चलते हैं। देखो आगे का जो अपना टॉपिक रहने वाला है यह आपको मैंने उत्तम बीज के गुण बता दिए। अब इस गुण के अंदर हम जो प्रथम जो गुण लेंगे वो गुण आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसका नाम है बेटा ये सब गुण पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। और गुण कौन किसके, उत्तम बीज के गुण। तो इसमें फर्स्ट जो आती है वो आती है आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता। और आनुवांशिक शुद्धता को हम कहते हैं जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि किसी भी बीज का रंग, क्या बेटा अगर आपको बात की जाए कि दो प्रकार की शुद्धता होती है, एक तो होती है भौतिक शुद्धता और एक होती है आनुवांशिक शुद्धता। अगर बात की जाए आनुवांशिक शुद्धता, तो आनुवांशिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि बीज का रंग समान होना चाहिए। बीज का क्या समान होना चाहिए, रंग समान होना चाहिए। उसके अलावा क्या समान होना चाहिए, उनका आकार समान होना चाहिए। इसके अलावा क्या होनी चाहिए, बीज चमकीले होने चाहिए, बीज चमकीले होने चाहिए। अगर बात की जाए आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना कि इसके अलावा आपकी क्या ध्यान रख सकते हो आनुवांशिक शुद्धता में। तो एक पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीज की जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वह आनुवांशिक शुद्धता जो बीज की होती है वह आनुवांशिक शुद्धता होती है बेटा 98% या इससे अधिक। तो आनुवांशिक शुद्धता में से कितने परसेंट से अधिक होनी चाहिए, या तो होनी चाहिए कितने परसेंट, 98%। और 98% या क्या होनी चाहिए, या इससे क्या होना चाहिए अधिक। तो आप लिख लो आनुवांशिक शुद्धता कितने परसेंट होनी चाहिए, 98% या अधिक। अरे मैं किसी बीज की क्या बात कर रहा हूं, आनुवांशिक शुद्धता। और आनुवांशिक शुद्धता का मतलब ये होता है, क्या होता है कि उसके बीज का रंग कैसा होना चाहिए, उसका आकार समान होना चाहिए, उसके अलावा बीज के चमकीले होने चाहिए। ये सब उसकी कौन शुद्धता कहलाएगी, आनुवांशिक शुद्धता। और किसी भी बीज में अगर ये कैरेक्टर, ये जो गुण बताए मैंने, अगर ये गुण उसमें नहीं पाए जाते हैं तो उसकी कौन सी प्रभावित होगी, उसकी आनुवांशिक शुद्धता प्रभावित होगी। तो आगे हम बात करते हैं। और नेक्स्ट जो आपके सामने लेके आए हूं वो लेके आए बेटा भौतिक शुद्धता। तो आप एक एक शुद्धता को देखते रहिए। ये सब हम उत्तम बीज के गुणों की बात कर रहे हैं। और आगे जो शुद्धता निकल के आती है वो निकल के आती है आपके सामने भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता। और भौतिक शुद्धता को बोलते हैं फिजिकल प्योरिटी। देखो भौतिक शुद्धता का मतलब ये होता है बेटा कि मान लो कोई भी जो बीज रहेगा उस बीज में क्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं पहले परिभाषा। हाँ सर एक बार आप परिभाषा लिख दो, तो लिखो किसी भी बीज में अन्य फसल, कौमा, खरपतवार व अन्य किस्मों के बीज, अन्य किस्मों के बीज नहीं होने चाहिए।
आपको पता है कि ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कि ये मैं उनको पहले लिखवा चुका हूँ, जो नहीं लिखवाए वो वापिस उतार लेना नोट से आपके। और अगला जो पॉइंट ध्यान रखोगे, अर्थात भौतिक शुद्धता में आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर मान लो इसमें किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी बीज में अशुद्धियां, अब अशुद्धियों में आप ध्यान रखोगे, मैंने पहले ही बताया था कि अशुद्धियों में आपको ध्यान रखना है कि टूटे हुए बीज, अगर मान लो किसी प्रकार का कोई टूटा हुआ बीज है, इसके अलावा कंकड़ पत्थर है, यानी कि क्या क्या ध्यान रखना आपको, मैंने बताया था कि भौतिक शुद्धता में आपको किसी बीज में अशुद्धियां मिले, अशुद्धियों में आप देख सकते हो उसमें क्या मिले, टूटे हुए बीज मिले, आपको कंकड़ पत्थर मिले, तो वो जो अशुद्धियां रहेगी वो सब अशुद्धियां आपकी क्या कहलाएगी, अशुद्धियों, यानी किसी बीज में अशुद्धियों, किसी भी बीज में उपस्थित अशुद्धियों को एक नाम दिया जाता है बेटा, और उनको कहा जाता है डोकेज। क्या कहते हैं उनको? डोकेज। तो आपको ध्यान रखना है कि बीज में जो उपस्थित अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? डोकेज कहते हैं। बीज में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है बेटा? डोकेज कहा जाता है। तो आपको लिख लो, देखो अर्थात हम जो चर्चा कर रहे थे, अगर और बात की जाए आपके सामने इसकी, तो आप इसमें और लिख सकते हो पॉइंट। देखो मैं तो एक आराम से आपको जितना लिखना चाहो मैं तो मैटर देने के लिए तैयार हूं भाई साहब। दिक्कत यह है कि आप उसमें से कितना कवर कर पाते हो। देखो मेरा तो पढ़ाने का काम है, मैं तो आपको चाहे कितना मैटर दे दूं, लेकिन आप उसको कितना कवर करते हो यह आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है और इसको आगे लिखते रहना है। तो अगर बात की जाए आगे, तो इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बीज की जो भौतिक शुद्धता है, तो भौतिक शुद्धता कितने परसेंट से अधिक होनी चाहिए। तो आप लिख लो भौतिक शुद्धता हमेशा जो बीज होगा उसकी कितने परसेंट से अधिक होनी चाहिए, हमेशा उसकी कितने परसेंट से अधिक होनी चाहिए? 98% से अधिक। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर आपको बात की जाए तो मैं आपको और बता सकता हूं इसके अंदर जो आपको अनुवाद शुद्धता है। अनुवाद शुद्धता का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि बीज की जो अनुवाद शुद्धता होती है, अंकुरण प्रतिशतता होती है, वो अलग अलग होती है। अगर अनुवाद शुद्धता की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि बीज का रंग कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, बीज ये तो सब क्या कहलाएगी बेटा? उसकी आनुवांशिक शुद्धता। अगर बात की जाए अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट आपके सामने वापस आ गया। अगला पॉइंट कौन सा आ गया सर? अगला पॉइंट आ गया आपके सामने भौतिक शुद्धता। और भौतिक शुद्धता ने आपने अच्छे से देख लिया। अब आगे जो अपना टॉपिक आता है उत्तम बीज के गुणों में, वो आती है बेटा नमी की मात्रा। क्या आती है बेटा? नमी की मात्रा। अर्थात आप जब क्या करोगे बेटा, अरे मेरे राजा, ओ राजा, अरे इधर देख, इधर इधर देख, इधर मैं कौन सा बता रहा तुम्हारे को? अरे मैं तुम्हारे को बता रहा नमी की मात्रा। और नमी की मात्रा में आप ध्यान रखना कि नमी की मात्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप किसके समय बेटा? भंडारण के समय। किसके समय? भंडारण के समय आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी नमी की मात्रा की। तो किसके समय बेटा? भंडारण के समय। और भंडारण के समय आपको नमी की मात्रा को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। और आप बताओ कि सर कितने प्रकार से करना पड़ेगा? तो मैं सबका लिख दूं यहाँ पर? हाँ सर, एक एक का लिख दो आप। तो देखो फर्स्ट जो आएगा बेटा वो आएगी अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें अर्थात किसी भी फसल को आप भंडारण करोगे तो भंडारण करने से क्यों किया जाता है सर? तो भंडारण इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि मैं लिख देता हूं ऊपर। अरे ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको मैंने ऑफलाइन जो क्लास में लिखा है उसके बिल्कुल आप मान सकते हो कि मैं सेम टू सेम वापस नोट्स लिख रहा हूं। जो बच्चा पहले पढ़ चुका उस बच्चे का अच्छे से रिवाइज हो रहा है। तो आप कोई टेंशन लो, बताओ हाँ सर। तो क्या होगा बेटा? अगर मान लो आपने नमी की मात्रा मेंटेन नहीं की तो कवक वो किसका आक्रमण हो जाएगा? कीट का। अर्थात किसमें? अर्थात जो आप फसल का भंडारण करोगे उसमें किसका आक्रमण हो जाएगा? कवक और कीट का आक्रमण हो जाएगा। तो आपको बात ध्यान रखना कि अनाज वाली जो फसलें हैं, अनाज वाली फसलों में कितना % नमी रखी जाती है? भंडारण के समय। आगे बात की जाए तो आपको बात है ना दलहनी फसलें। कौन सी फसलें बेटा? दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के अलावा ध्यान रखना तिलहनी फसलें। अर्थात आपको सब पॉइंट में ध्यान रखना है। और आप जो बात कर रहे हो तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप कितनी मात्रा रखोगे उसके अंदर। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, एक एक पॉइंट क्लियर को आपको पढ़ते रहना है। तो आगे बात करें तो सर अनाज वाली फसलें जो होगी, देखो नमी की मात्रा मेंटेन इसलिए की जाती है क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार अपने से गेहूं को निर्यात करती है, खरीदती है। खरीदने के बाद में क्या करती है कि वो स्टोर करती है।
और स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगी, उसका भंडारण करेगी, और भंडारण जो करेगी वो करेगी भंडार गृह के अंदर। अब भंडार गृह के अंदर भंडारण तो कर दिया, लेकिन भाई साहब नुकसान कोई नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा सर? क्यों? क्योंकि अगर मान लो उन्होंने भंडारण तो कर दिया, लेकिन भंडारण करने के बाद में क्या रहता है कि उनमें क्या होगा, किसी प्रकार का कवक का आक्रमण होगा या किसी न किसी प्रकार का कीट का आक्रमण होगा। तो कवक व कीट के आक्रमण से बचने के लिए क्या किया जाता है कि भंडारण के समय उसमें नमी की मात्रा मेंटेन की जाती है। अगर मान लो आपने किसी भी फसल का भंडारण किया और भंडारण करते समय मान लो अगर नमी की मात्रा उस जो प्रतिशत दे रखी है उस प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपने भंडारण के समय नमी की मात्रा रखी, तो आपके बीज पर किसी प्रकार का कवक व कीट का आक्रमण नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपने बात बताई वो हमारे समझ में आई। हाँ, तो उत्तम बीज का जो गुण होता है उसमें आपको मैंने 3 गुण पढ़ाए। अभी आपके प्रथम जो गुण हुआ उसका मतलब होता है आनुवंशिक शुद्धता। नेक्स्ट जो आपके सामने सेकंड गुण निकल के आए बेटा वो है आपके सामने भौतिक शुद्धता, और उसके बाद में जो आपके सामने तीसरा गुण निकल के आए मेरे राजा, और वो राजा निकल के आए कौन सी मात्रा? नमी की मात्रा। तो आगे हम देखते हैं और अगला पॉइंट, नमी की मात्रा में मैंने आपके सामने 3 पॉइंट लिखे, और तीनों पॉइंट आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सर हमारे वो तीनों पॉइंट का कुछ ना कुछ आइडिया है। हाँ, तो देखो आप आगे आगे चर्चा करते हैं हम। नमी की मात्रा में मैंने 3 पॉइंट बताए, और अगला पॉइंट भी लिखना चाहो आप तो मसाले वाली फसलें, तो इसमें आती है मसाले वाली। अर्थात आपको ध्यान रखना वो हॉर्टिकल्चर में आ जाता है डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मसाले वाली फसलें, तो मसाले वाली फसलों के इनके अलावा आपको इनमें नमी की मात्रा ध्यान रखनी है, और जो आप नमी की मात्रा ध्यान रखोगे, अनाज वाली जो फसलें होती हैं इनमें आप भंडारण के समय जो नमी रखोगे और रखोगे 10 से 12% नमी। कितने प्रतिशत? 10 से 12%। दलहनी जो फसलों में रखोगे वो कितनी रखोगे आप? 8 से 10% नमी। और अगला जो आपके सामने तिलहनी फसलें इनमें रखोगे आप 6 से 8% नमी। और अगला जो आपके सामने निकल के आता है मसाले वाले होते हो आप 4 से 6% नमी। अर्थात अगर इससे अधिक नमी हुई तो आपके भंडारण में किसका आक्रमण हो जाएगा? कवक व कीट का आक्रमण हो जाएगा। यह आपका यहाँ तक का टॉपिक था। अब आगे अगर बात की जाए तो मैंने आपके उत्तम बीज के गुणों के अंदर आपको टॉपिक बता दिए, और जो अगला टॉपिक अपना आता है वो आता है बेटा उच्च अंकुरण क्षमता। कौन सा आता है? उच्च अंकुरण क्षमता। अर्थात किसी भी बीज की क्या होनी चाहिए? उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। तो देखो अगला जो आपके सामने आ रहा है वो अगला मैं टॉपिक लिख रहा हूं, और वो अगला टॉपिक आपने समझ लिया पहले कि उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है उच्च अंकुरण क्षमता। अर्थात जो भी आप बीज डाल रहे हो उसकी क्या होनी चाहिए? उच्च अंकुरण क्षमता। अर्थात क्या होनी चाहिए? उच्च अंकुरण क्षमता। ध्यान रखना कि अलग अलग फसलों की क्या होती है? अंकुरण क्षमता अलग अलग होती है। तो बीज की किस्म के अनुसार, बीज की किस्म व फसल के अनुसार किसका निर्धारण होता है? अंकुरण क्षमता का निर्धारण होता है। अर्थात आपको ध्यान रखना क्या करना चाहिए? उच्च अंकुरण क्षमता वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना उच्च अंकुरण क्षमता वाली फसलों का प्रयोग। अब सर आप बताओ कि उच्च अंकुरण क्षमता अलग अलग है क्या? हाँ, अलग अलग फसलों की अलग अलग होती है, जिसमें आपको मैं 1-2 मुख्य बता देता हूं कि जिसे बात की जाए तो मक्का की जो अंकुरण क्षमता होती है वो मक्का की होती है बेटा कितने %? वो मक्का की होती है 90%। कितने % होती है? 90% अंकुरण क्षमता होती है। इनकी मक्का को आप जर्मिनेशन पीरियड में डालोगे तो कितना % अंकुरण करेगी? 90%। अगर बात की जाए गेहूं, जौ, चना, अरे इधर लाओ इधर लाओ, चर्चा कर रहे थे बेटा। तो आपको पता है कि गेहूं, जो चना जो होती है, अगर बात की जाए तो इसकी अंकुरण क्षमता होती है आपके सामने, वो मैंने लिखवा दी कितने % होती है? 85%। अगर बात की जाए आपसे
तो जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था बीज की मात्रा। और बीज की मात्रा मैंने बताया था कि जो आनुवंशिक शुद्धता होती है, यानी कि किसी भी बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, उन दोनों पे चर्चा कर ली थी। तो आपको एक बार वापस रिवाइज कराते हैं, यानी कि जो टॉपिक पढ़ रहे थे आप बीज का, उस बीज के टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ा, यानी कि बीज परिभाषा और किसके अनुसार, एक तो आप सस्य विज्ञान के अनुसार पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे आप वैज्ञानिकों के अनुसार। तो इसकी दो परिभाषाएं मुख्य निकल के आती है। उन दोनों मुख्य आपको पता चुका था कि किसका आप प्रयोग करेंगे, पत्ती हो सकती है, या इसके अलावा ध्यान रखना कि क्या हो सकता है, इसके अलावा ध्यान रखना कि परिपक्व बीजांड हो सकता है। तो परिपक्व बीजांड आपको ध्यान रखना कि परिपक्व जो बीजांड होता है वो क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो बूंद पोष होता है उसका क्या होना चाहिए, आवरण सुरक्षित होना चाहिए, वही अपना क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। कि आपको परिभाषा क्लियर हो गई, हाँ सर आगे बताओ। आपको अगर आप पॉइंट ध्यान रखना कि उत्तम बीज के जो गुण होते हैं वो गुण अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो गुणों में हमने आपको देखा कि एक साथ मैंने गुण लिखवा दिए कि उत्तम बीज क्या रहेगा, वह बीज जो सामान्य बीज की तुलना में कितना परसेंट अधिक प्रदर्शन दे, 10 से 15%, यानी कि सामान्य बीज की तुलना में बीज 10 से 15% अधिक उत्पादन देगा, वो अपना कौन सा बीज कहलाएगा, उत्तम बीज कहलाएगा। और उत्तम बीज के गुणों के अंदर आपको ध्यान रखना आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता के अलावा कौन सी क्षमता, उच्च अंकुरण क्षमता, ये सब आपके वह पॉइंट्स जो आपने पढ़े। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि आप जो पढ़ रहे हो बीजोज, बीजोज का मतलब होता है कि जब आप अब अगली जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उस क्लास के अंदर हम बीजोज को देखेंगे कि किस प्रकार बीजोज अपना एक मुख्य कार्य रखता है किसके अंदर, उत्तम बीज के अंदर। तो आपको अगला ध्यान रखना कि आनुवंशिक शुद्धता और अपने जो निकल के आती है वो आती है नमी की मात्रा। नमी की मात्रा मैंने बता दी, अच्छे से आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्योंकि बेटा इसमें से आपको ध्यान रखना कि जेट के अंदर इसके जो बीज है, इस बीज में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए किसी में से भी, ये वो चाहे आपको भंडार में से मिल सकता है, चाहे आपको मिले कि 10 से 15% जो नमी रखी जाती है ये दलहनी फसलों के लिए 8 से 10 रखी जाती है, और अनाज वाली फसलों के लिए कितनी रखी जाती है, 10 से 12%। ये सभी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो बातें कि अगला जो पॉइंट है मसाले वाली फसलें होगी, आपके नमी की मात्रा हो गई, ये सभी नमी की मात्रा के अलावा रखना। अगला जो पॉइंट है भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता मैंने बता दी, अर्थात मैंने आज आपको जो पॉइंट बताए वो सब पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। हम और आपके सामने और क्लासेज लेके आएंगे, हालांकि अलग अलग क्लास सबकी सभी आपके जो भी लक्ष्य क्लासेज की फैकल्टी है, जो भी आपके अध्यापक हैं, वो सब अध्यापक आपकी एक एक क्लास को रिकॉर्ड करेंगे। सभी जो क्लासेज रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है प्रॉपर उसके आधार पर, यानी कि आपको पता रखना है कि आपको सब क्लासों को कंटिन्यू अटेंड करना है। जिस क्लास के आपके सामने नोट्स बन रहे हैं उस क्लास के आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा जो भी आपका हो सकता है लक्ष्य क्लासेज की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, किसी प्रकार का आपको कोई क्लासेज लगवानी हो, आपके कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे जो सर के नंबर है आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आपके किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं हो उनको आप बता सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आपकी बोर्ड की क्लासें हैं, 12th वाले, तो आपको विशेषकर आपका टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि यही वो समय है, ये वही समय है जिस समय आप अपने नोट्स अच्छे बनाओगे, आप जब क्लासें पूरी कंटिन्यू अटेंड करोगे तब जाके आपका कुछ अच्छे से कुछ कवर हो सकता है। आपको पता है कि जैसे आप ईयरली आएगी, प्रैक्टिकल्स आएंगे, आपको टाइम कम मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये सब पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सब पॉइंट आपको एक एक क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो लक्ष्य क्लासेज आपके लिए रेगुलर क्लासेज लेके आएगा, आप सभी क्लासों को अटेंड करें, और जो भी पॉसिबिलिटी आप सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसके अच्छे से नोट्स बनाए, तब जाके आपके कुछ अच्छे से काम कर सकते हो। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक आपको मैंने बता दिया कि कौन सा पढ़ा और किस प्रकार बात की। टॉपिक जो अगले का जो सेगमेंट रह रहा है उस सेगमेंट की हम कल चर्चा करेंगे। आपके सामने डेली क्लासेस रहने वाली है, लक्ष्य क्लासेस आपके लिए तत्पर है, तो आपको यहीं तक होगा, आपको और क्लासेस मिलेगी देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।